ध्वनि प्रदूषण से चल रहा है चैप्टर। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय थे। यातायात के वाहनों में मंदक साइलेंसर का प्रयोग किया जाता है और समय समय पर इनकी मरम्मत करने के शोर कम किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर ही एक हॉर्न बजाएं। अधिक आवाज़ में काम करना आवश्यक हो तो कान में रुई या फिर ईयर प्लग लगा करके शोर से बचें। कल कारखानों से उत्पन्न शोर को कम करने के लिए भी उनमें ध्वनि अवशोषक यंत्र लगाए जाएं और कल कारखाने शहर से दूर स्थापित होने चाहिए। फिर है, तेज और ऊंचा आवाज़ में रेडियो टीवी आदि नहीं चलाएं और लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करें। हेडफोन को अधिक उपयोग से यथासंभव बचाना चाहिए और सामुदायिक ध्वनि नियंत्रण करने के लिए भी ध्वनि प्रदूषण विनिय विनियमन एवं नियंत्रण नियमावली 2000 को फरवरी 2000 में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय परिवेशी ध्वनि मॉनिटरिंग नेटवर्क 8 शहरों दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई व नवी मुंबई में चालू किया गया है। अब मृदा भूमि प्रदूषण। भूमि के भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका कि प्रभाव मनुष्य व अन्य जीवों पर पड़े या फिर भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता या फिर उपयोगिता नष्ट हो तो वह मृदा भूमि प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित वायु तथा जल की भूमि के मिलने से भूमि प्रदूषित हो जाती है। मानव निर्मित कृत्रिम कचरा जैसे कि प्लास्टिक के उत्पाद, रासायनिक रंग, अस्पताल के निकले रासायनिक अपशिष्ट, कूड़ा कचरा आदि से भूमि प्रदूषित हो जाती है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अनवरत प्रयोग से भूमि बंजर हो जाती है और मृदा के प्रदूषित होने से वृक्ष के सही ढंग से नहीं पनपते हैं। फसल उत्पादन में भी कमी आ जाती है और मृदा प्रदूषण के कारण मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण तथा बंजर व अनुपजाऊ भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा व कुपोषण की समस्या में वृद्धि होती है। मृदा प्रदूषण के बचाव है। मृदा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी हमें जैविक उर्वरक काम में लाने चाहिए। यथासंभव रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के छिड़काव से बचना चाहिए और इनका उपयोग भी न्यूनतम करना चाहिए। समन्वित कीट प्रबंधक व समन्वित पादप पोषण प्रबंधन का प्रयोग भी करना चाहिए। उद्योग, अस्पताल आदि के कचरों को गहरे गड्ढों में तथा बस्ती से दूर निस्तारित करना चाहिए। फिर विकिरण और प्रदूषण। रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरणों से होने वाला प्रदूषण विकिरण प्रदूषण कहलाता है। इसे रेडियोधर्मी प्रदूषण भी कहते हैं। इनमें होने वाला विकिरण प्रदूषण अन्य प्रदूषणों की तुलना में अधिक ही हानिकारक है और इसका वहाँ घातक प्रभाव सर्वप्रथम अमेरिका तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर डाले गए परमाणु बम के समय देखा गया। इसके प्रदूषण का नुकसान मानव की कई पीढ़ियों को भी सहन करना पड़ता है और इसमें आनुवांशिक रोग में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को भी हो जाती हैं। मार्च 2011 में जापान में आई सुनामी के कारण भी वहां के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोटक होने से भी रेडियो एक्टिव विकिरण हुआ, जिसमें कि संस्थान में काम करने वाले कुछ कर्मचारी मारे गए। रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोज रोंटेजेन से मापते हैं और इसे रैम भी कहते हैं और 20 मिलीमीटर रैम तक का विकिरण जीवधारियों के लिए भी हानिकारक नहीं होता है, परंतु इससे अधिक का विकिरण हानिकारक होता है। विकिरण प्रदूषण को स्रोत है। विकिरण प्रदूषण प्राकृतिक व मानवीय कृत्रिम दोनों ही स्रोतों से होता है। प्राकृतिक स्रोत में बाह्य वातावरणीय ये विकिरण किरणें सूर्य के प्रकाश की आती हैं तथा ओजोन की परत को भेद करके पृथ्वी पर भी आती हैं और इस विकिरणों से मानव शरीर को भी अधिक ही नुकसान पहुंचता है। स्थलीय स्रोत में पृथ्वी पर चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्वों का भंडारण पाया जाता है और ये तत्व यूरेनियम, थोरियम, रेडियम निरंतर रेडियोधर्मी विकिरण छोड़ते रहते हैं, जो कि धीरे धीरे निकटवर्ती लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मानवीय स्रोत में नाव के विस्फोट में एक बड़े नाविक पर छोटे नाविकों की बमबारी की जाती है और ये बड़े नाविक के विखंडन पर घातक विकिरणों को निकलती है। फिर है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। प्राय नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को मनुष्य गहन आवरणों में रखता है और फिर भी कभी कभी तो दुर्घटना होने पर भयंकर क्षति होती है। और जैसे कि 1979 में अमेरिका तथा 1986 में चेरनोबिल में रेडियोधर्मी और रिसाव से अपार क्षति हुई थी। चिकित्सा क्षेत्र में शरीर की भीतरी संरचना को जानने के लिए विभिन्न प्रकार की विकिरणों का प्रयोग में लिया जाता है और एक्सरे, सोनोग्राफी, रेडियोग्राफी, कैट स्कैनिंग, रेडियोथेरेपी आदि में रेडियोधर्मी विकिरणों का भी प्रयोग किया जाता है। ये किरणें उपयोगी होने के साथ साथ घातक भी हैं, अतः इनका बार बार अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण से के दुष्प्रभाव हैं। इससे त्वचा का कैंसर और आँख के कैटेरैक्ट हो जाता है और ये कोशिकाओं में उप परिवर्तन पैदा करता है। यह डीएनए के एक या दोनों ही सूत्रों को खंडित कर देता है। जैव अणुओं में होने वाले परिवर्तन कोशिकाओं को भी परिवर्तित कर देते हैं या
जो या तो मर जाती है या फिर अनंततः सामान्य रूप से भी कार्य करने लगती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण नियंत्रण के उपाय हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु भी निम्न उपाय किए जा सकते हैं। परमाणु अस्त्रों के प्रयोग व परीक्षण पर रोक लगा करके परमाणु अपशिष्टों के निस्तारण की निरापद व्यवस्था करना, परमाणु संयंत्रों के निर्माण में बेहतर तकनीक का प्रयोग जिससे कि वे रिसाव न हो, और फिर मानव प्रयोगों के उपकरणों को रेडियोधर्मिता से मुक्त किया जाना चाहिए। चश्मे आदि लगा करके यूवी विकिरणों से बचना चाहिए। फिर महत्वपूर्ण तथ्य, बासेल कन्वेंशन सीमा पार जोखिम युक्त अपशिष्ट का संचालन रोकने और उसका निपटारा करने के लिए 22 मार्च 1989 को बासेल स्विट्जरलैंड में बासेल कन्वेंशन को अपनाया गया था, जिसका कि मुख्य उद्देश्य मानवीय स्वास्थ्य और पर्यावरण को जोखिम युक्त अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित करना है। और भारत के जून 1992 में इसका अनुसमर्थन किया। पारा संबंधी मिनामाटा कन्वेंशन, पारे से प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में भी इस कन्वेंशन को 9 से 11 अक्टूबर 2013 तक मिनामाटा और कुआमाटो जापान में एक आयोजित सम्मेलन में अपनाया गया था। भारत ने 30 सितंबर सन 2014 को इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण हितैषी सड़क प्रौद्योगिकी RBI 81 ग्रेड प्रौद्योगिकी के उपयोग से पर्यावरण हितैषी सड़कें बनाई गई और इसमें कमतर लागत पर भी अधिक टिकाऊ सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल यह 1970 से मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने से हुई थी। और भोपाल गैस त्रासदी दिवस 3 दिसंबर सन और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में जारी की गई। मंत्रालय ने ई अपशिष्ट प्रबंधन व हतालन नियमावली 2011 अधिसूचित कर दिया और जो कि 1 मई 2012 से प्रभावी है। और फ्लाई ऐश के निपटाने की पर्यावरणीय समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 1999 में फ्लाई ऐश के उपयोग के बारे में अधिसूचना जारी की थी। और अधिसूचना का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा, मृदा की ऊपरी सतह का संरक्षण, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐश की डंपिंग की रोकथाम तथा भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माण व निर्माण गतिविधियों में फ्लाई ऐश उपयोग को प्रोत्साहित करना था। और इस अधिसूचना के कार्यान्वयन से फ्लाई ऐश उपयोग में स्थिर वृद्धि हुई और देश में फ्लाई ऐश का उपयोग 13.51% से बढ़कर के 2013 और 14 में 57.63% हो गया है। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। उत्तर है इसका CO2। और नेक्स्ट है प्रश्न, हरित ग्रह के गैसों में शामिल गैस हैं। उत्तर CO2, CO2, CFC, CH4 एंड NO2। और नेक्स्ट है प्रश्न, यदि पृथ्वी वायुमंडल की CO2 गैस विलुप्त हो जाए तो पृथ्वी की सतह का तापमान, उत्तर है इसका, घटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन क्षेत्र किस स्थान पर अधिकतम है। उत्तर है इसका अंटार्कटिका। ऐसे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उत्तर है इसका 5 जून को। नेक्स्ट, विश्व में कौन सी गैस ओजोन स्तर को नष्ट करती है। उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर वातावरण के संरक्षण पर प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था उसका नाम है। उत्तर है इसका रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट है, हरित ग्रह प्रभाव से आप क्या समझते हैं। उत्तर है इसका कि वायुमंडल के CO2 सांद्रण में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि होना। और नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों UV रेस से सुरक्षा प्राप्त होती है। उत्तर है इसका ओजोन से। और नेक्स्ट है प्रश्न, ओजोन होल का निर्माण कहाँ देखा गया है। उत्तर है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न, हरित ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम है। उत्तर है इसका संसार के तापमान में वृद्धि। ऐसे पर्यावरणीय समस्याओं का कारण नहीं है जो। उत्तर है वृक्षारोपण। और नेक्स्ट प्रश्न, प्रमुख पर्यावरणीय समस्या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। उत्तर है इसका ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। जैसे ओजोन गैस पाई जाती है। उत्तर है इसका समताप मंडल में। नेक्स्ट है, ओजोन गैस का रंग होता है। उत्तर है नीला। नेक्स्ट है, ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। उत्तर ध्रुवों के ऊपर। नेक्स्ट है, ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। उत्तर है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट है प्रश्न, लेक किलर कहा जाता है। उत्तर है इसका अम्ल वर्षा को। और नेक्स्ट प्रश्न है, किन गैसों के वायुमंडल में मिलने से वायु प्रदूषण होता है। उत्तर है उक्त सभी से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर के सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसका कारण है। उत्तर है कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि।
जैसे मुख्य जल प्रदूषक हैं, उत्तर है इसका औद्योगिक अपशिष्ट। जैसे वायुमंडल में CO2 की मात्रा है, उत्तर है इसका 0.034%। जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्पन्न मुख्य प्रदूषक है, उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे स्वचालित वाहनों से निकलने वाला मुख्य हानिकारक धातु प्रदूषक है, उत्तर है सीसा PB। जैसे मोटर वाहन से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक नहीं है, उत्तर इसमें पहला तो हाइड्रोजन गैस H2, धूल डस्ट। तीसरा SO2 सल्फर डोसिस। और तीसरा चौथा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें दूसरा जो है प्रदूषक नहीं है, धूल डस्ट। जैसे जल और मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, उत्तर है उपरोक्त सभी हैं, खनन, तापीय शक्ति ग्रह और कृषि उद्योग। जैसे ताजमहल की सुंदरता को किससे से खतरा है, उत्तर है इसका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से। जैसे प्रदूषण के कारण किसमें परिवर्तन होते हैं, उत्तर है इसका जैविक पर्यावरण में। जैसे जैविक अपघटनकारी प्रदूषक है, उत्तर है इसका सीवेज। जैसे किसके प्रदूषण से पीलिया होता है, उत्तर है जल से। जैसे कि विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, उत्तर है इसका 16 सितंबर को। जैसे नाइट्रोजन व सल्फर के डाइऑक्साइड किसके मुख्य प्रदूषक हैं, उत्तर है इसका मृदा के। जैसे वायु प्रदूषण प्रभावित करता है, उत्तर है इसका पर्ण को। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि, उत्तर है यह ग्लाइकोलाइसिस को रोकती है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके प्रदूषण द्वारा होता है, उत्तर है इसका नाइट्रेट्स। जैसे भूमिगत पानी किसकी अधिकता से प्रदूषित होता है, उत्तर है खनिज। जैसे चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, उत्तर है इसका उत्तरांचल के टेहरी गढ़वाल में। जैसे वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाली अमृता देवी का संबंध था, उत्तर है खेजड़ली जोधपुर से। और जैसे ध्वनि की मात्रा को मनुष्य के लिए प्राणघातक होती है, उत्तर है इसका 150 से 156 डेसिबल। और दैट्स ऑल। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, राजस्थान के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन एवं इनका संरक्षण। संसाधन मानवीय जीवन के आधार हैं और हमारे पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु को हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, और जिसको कि बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो कि आर्थिक रूप से भी संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य है और वह संसाधन है। और इस प्रकार से एक वस्तु अथवा पदार्थ की प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है और इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान अर्थात महत्वपूर्ण होते हैं और संसाधन मानवीय क्रियाओं का भी परिणाम होते हैं और मानव स्वयं भी संसाधनों का एक भाग है, और क्योंकि वह ही पर्यावरण में उपलब्ध विभिन्न पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। संसाधन प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं और मानव निर्मित भी। फिर है मानव निर्मित संसाधन है, ये वे संसाधन होते हैं जिनका कि निर्माण मनुष्य की अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही किया है। प्रकृति में उपलब्ध कई पदार्थों को मनुष्य ने रूप परिवर्तित करके संसाधनों का रूप दिया है और ये सभी मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि लोहा अयस्क या फिर अन्य धातुओं के अयस्क बिना इनका रूप परिवर्तित किए ही उपयोगी संसाधन नहीं थे, परंतु जब मानव ने अयस्कों में से धातु निकलने की प्रौद्योगिकी विकसित की, तब इन अयस्कों से प्राप्त धातु संसाधन बन गई और इस प्रकार से मानव ने प्रकृति में उपलब्ध कई पदार्थों को उपयोगी संसाधन का रूप भी दिया है। भी है प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति से प्राप्त होने वाली संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में कई संसाधनों को हम बिना कोई भी संशोधन किए सीधे ही प्रयोग में ले लेते हैं, जैसे कि वायु जल आदि। कुछ प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग में लेने हेतु भी उनमें कुछ सुधार या फिर संशोधन करना भी आवश्यक होता है, जैसे इमारती लकड़ी, औषधियों में प्रयुक्त वनस्पतियाँ, वनोत्पाद आदि। और प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर ही निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण है, यह विकास और उपयोग के आधार पर भी इन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक तो वास्तविक संसाधन, ये वे संसाधन होते हैं जिनकी की मात्रा ज्ञात होती है और इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है। फिर संभाव्य संसाधन में ये वे संसाधन होते हैं जिनका की संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में भी किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है, और लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभावित संसाधनों का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। और फिर उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न दो समूह में बांटा जा सकता है। एक तो अजैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं और मृदा, चट्टानों व खनिज अजैव संसाधन है। जैव संसाधन, ये संसाधन सजीव होते हैं और पौधे और जैव जंतु संसाधन है। फिर इसी संसाधनों के वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सर्वव्यापक, वे संसाधन जो कि सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिनमें कि हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। स्थानिक, वे संसाधन जो कि कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। स्थानिक
कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोह अयस्क। और टॉपिक है इसमें उपयोग की निरंतरता के आधार पर। इस दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरणीय एवं अनवीकरणीय होते हैं। फिर है नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें की भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या फिर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरण योग्य या फिर पुनः पूरित योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरणार्थ सौर व पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीव, इनमें से कुछ तो असीमित हैं तथा उन पर मानवीय क्रियाओं का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा। परंतु कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे भी हैं जैसे कि जल, मृदा, वन आदि, और जिनका लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर देता है। जैसे जल व वन। जल एक असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, परंतु जल की कमी एवं प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के अनेक भागों में प्रमुख समस्या है। और इसी प्रकार से वनों की अंधाधुंध कटाई भी धीरे धीरे उनकी मात्रा को कम कर रही है। और अनवीकरण संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिनका कि विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और तथा जिनकी की मात्रा सीमित है, और इनके भंडार एक बार समाप्त हो जाने के बाद में उनके नवीकृत होने या फिर पुनः पूरित होने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत ही अधिक है। अतः इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम इनके प्रमुख उदाहरण हैं। अब राजस्थान के नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन व उनका संरक्षण। और जल संसाधन। जल एक ऐसा अमूल्य संसाधन है जिसके कि बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और मानवीय समुदायों के साथ ही समस्त जैविक विश्व के अस्तित्व के लिए भी यह जल एक आवश्यक संसाधन है। और जल केवल पीने के लिए ही नहीं, अभी तो सिंचाई, मत्स्य पालन, उद्योगों, विद्युत उत्पादन, परिवहन आदि अनेक कार्यों में प्रयुक्त होता है। वास्तव में जल सृष्टि का मूल आधार है। राजस्थान में नदियों, नहरों, झीलों, कुओं, तालाबों, नलकूपों आदि द्वारा जल प्राप्त होता है। राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए भी जल अत्यंत मूल्यवान है। राजस्थान में उपलब्ध सतही जल देश के कुल उपलब्ध सतही जल संसाधनों का मात्र 1.16% है। अतः इसके संरक्षण की महती आवश्यकता है। नदियाँ। राजस्थान की अधिकांश नदियाँ बरसाती हैं। लूनी, बनास, चंबल, माही, बाणगंगा, कोठारी, बेड़च आदि प्रदेश की मुख्य नदियाँ हैं, और यहाँ केवल चंबल व माही ही बारहमासी नदियाँ हैं। राज्य के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के महान जल विभाजक का कार्य करती हैं तथा प्रदेश की अपवाह प्रणालियाँ नदी को निम्न दो भागों में विभाजित करती हैं। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ और चंबल, बनास, काली, सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च, गंभीर आदि नदियाँ अरावली के पूर्वी भाग में विद्यमान है, और इनमें कुछ नदियों का उद्गम स्थल तो अरावली का पूर्वी ढाल तथा कुछ का मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत है। और ये सभी नदियाँ अपना जल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल के खाड़ी में ले जाती हैं। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ हैं माही, सोम, जखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूनी आदि। पश्चिमी बनास में लूनी नदी गुजरात में कच्छ रन में विलुप्त हो जाती है। उपयुक्त के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो कि कुछ दूरी तक प्रभावित होकर के राज्य में अपने प्रभाव क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं तथा जिनका कि जल समुद्र तक नहीं जा सकता है, और इन्हें आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ भी कहा जाता है। ये नदियाँ हैं काकनी, कांतली, साबी, घग्गर, मेंथा, बौंडी, रूपनगढ़ आदि। और राज्य में चूरू व बीकानेर जैसे जिले हैं जहाँ की कोई भी नदी नहीं है। गंगानगर में यद्यपि प्रत्यक्ष से कोई नदी नहीं है, लेकिन वर्षा होने पर घग्गर की बाढ़ का पानी सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तक तथा कभी कभी फोर्ट अब्बास, बहावलपुर, पाकिस्तान तक चला जाता है। राज्य के लगभग 60% भूभाग पर भी आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का विस्तार है। राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास है, और राज्य की सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल है। सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर ही बने हुए हैं। राज्य में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। चंबल नदी पर भेड़सौरगढ़, चित्तौड़गढ़ के निकट चूलिया प्रपात तथा मांगली नदी पर बूंदी के भीमलत प्रपात हैं। झीलें। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। एक तो खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी से पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र का 33 सागर का अवशेष होना यहाँ की झीलों के खारेपन का एक कारण है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और डिडवाना, पचपदरा, भलोदी, लोणकसरण आदि खारे पानी की अन्य झीलें हैं। मीठे पानी की झीलें हैं। अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। उदयपुर में जयसमंद झील राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और राजसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, आना सागर, पुष्कर, कोलायत, सिलीसेड
आदि मीठे पानी की अन्य झीलें हैं। माउंट आबू सिरोही में स्थित नकी झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नहरें, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है जो कि पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई सुविधा व पेयजल उपलब्ध कराती है। गंग नहर परियोजना राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है और इनके अलावा भी नर्मदा नहर, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, गुड़गांव नहर, भीखा भाई सागवाड़ा नहर और भरतपुर नहर आदि राज्य की प्रमुख नहरें हैं। फिर एक कुएं नलकूप व तालाब राज्य में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं और कुओं व नलकूपों में ऐसे सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में और नहरों द्वारा गंगानगर जिले में तथा तालाबों द्वारा भीलवाड़ा जिले में होती है। राज्य के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। फिर बांध परियोजनाएं, राजस्थान में भाखड़ा, नागल, व्यास, चंबल व माही बजाज सागर बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिनके अनेक उद्देश्य जैसे पेयजल, सिंचाई, विद्युत व अन्य कार्यों हेतु भी जल उपलब्ध होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीसलपुर बांध, इसरदा बांध और जाखड़ परियोजना, यमुना जल परियोजना, मानसी वाकल परियोजना आदि वृहद सिंचाई व पेयजल परियोजनाएं तथा सावन भादो, बिलास, छापी, पांचना, हरिश्चंद्र सागर और जवाई बांध, मेजा बांध और अडवान बांध, बेथली, पुचौली, सोम, कमला, अम्बा, सोम, कागदर आदि मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी हैं जिनसे कि राज्य को सिंचाई व पेयजल हेतु जल उपलब्ध होता है। फिर भूमि, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान पूर्व में गंगा यमुना नदियों के वृहद मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार तथा उत्तर व उत्तर पश्चिम में सतलज व्यास नदियों के मैदान द्वारा तथा पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा हुआ है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप ही अत्यधिक जटिल एवं विविधतापूर्ण है और जहाँ एक और विशाल मरुभूमि है तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी एवं मैदानी भाग है। राज्य में भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है जैसे कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। वर्ष 2012 और 13 में भू उपयोग महासांख्यिकी के अनुसार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 342.67 लाख हेक्टेयर है और इसमें से 51.01% और 174.79 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, 8.02% क्षेत्रफल और 27.50 लाख हेक्टेयर वानिकी के अंतर्गत, 12.48% क्षेत्रफल और 42.75 लाख हेक्टेयर कृषि के अयोग्य और 17.13% क्षेत्रफल और 58.70 लाख हेक्टेयर जोत रहित पड़त भूमि के अतिरिक्त है और 11.36% क्षेत्रफल 38.49 लाख हेक्टेयर पड़त भूमि के अंतर्गत है। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार क्रमशः धौलपुर, सवाई माधोपुर व करौली जिले में है। भूमि संसाधन का संरक्षण है। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है और स्थान के अनुसार ही भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों की सामुदायिक भूमि पर व्यवसायिक क्षेत्र बनाने और नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए भी अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण भी निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए भी प्रमुख खतरा है। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती हुई मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। भूमि का उसकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए तथा भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर भी बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बना करके तथा वन्य कृषि करके रोकने के प्रयास करने चाहिए और कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। फिर मृदा, मृदा हमारे जीवन का जो है मूल आधार है और अधिकांश मनुष्य बस्तियां इन्हीं क्षेत्रों में मिलती हैं और जहाँ की अच्छी, गहरी और उपजाऊ मृदा उपलब्ध है और मृदा पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी एक प्राकृतिक माध्यम है। पौधे अपने भोजन के अधिकतर पोषक तत्व मृदा से ही प्राप्त करते हैं। वनस्पति जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण एवं मृदा मूल सेलों से विखंडित पदार्थों से बनती है और इसमें अनेक खनिज पदार्थ भी, जीवाणु, फफूंद और छोटे बड़े अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े
रहते हैं और मृदा में मिलने वाले ये सभी तत्व और जीवाणु उसकी उर्वरता को प्रभावित करते हैं। चट्टानों के प्रकार, जमीन की भौतिक विशेषताओं, जलवायु और वनस्पतियों आदि के संबंध में विभिन्न स्थानों में अंतर होता है। यही कारण है कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी में विभिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न प्रकार की फसलें, घास तथा पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं। जिस मृदा में पौधे और फसलें आसानी से पैदा हो जाती हैं उसे उर्वर मृदा, तथा जिसमें कोई भी पौधे नहीं उगते हों उसे अनुवर्र या फिर ऊसर मृदा भी कहा जाता है। सामान्यतः नदी घाटियों की मिट्टी उपजाऊ होती है और इसके विपरीत पर्वतीय और पहाड़ी ढालों पर विशेष छिछली और अनुपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत ही कम महत्व की होती है। इस प्रकार की मिट्टी की किस्म का कृषिगत उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध होता है। राजस्थान की जलवायु, धरातल तथा चट्टानों में विभिन्नताओं का प्रभाव भी मृदा आंकारिकी एवं उसके भौतिकी व रासायनिक गुणों पर पड़ा है और जिससे कि प्रदेश में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों को जन्म दिया है। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियाँ निम्न है। एक तो रेतीली बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ या कछारी मिट्टी, भूरी मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी, फिरोजम धूसर या मरुस्थलीय और भूरी रेतीली मिट्टी। मृदा अपरदन या फिर क्षरण में मिट्टी के 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में लगभग 2 शताब्दियां लग जाती हैं, किंतु ये बनी बनाई मिट्टी कुछ ही समय में नष्ट हो जा सकती है। मृदा की ऊपरी सतह पर से उपजाऊ मृदा का स्थानांतरित हो जाना मिट्टी का कटाव या मृदा का अपरदन कहलाता है। इससे मृदा के पोषक तत्व, भौतिक बनावट या फिर रासायनिक रचना विनष्ट हो जाती है, उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और मृदा का स्थानांतरण बहते हुए जल, पवन अथवा हिम के साथ ही होता है। मृदा क्षरण को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा क्षरण या फिर अपरदन 2 प्रकार क्या होता है। एक तो जलीय क्षरण, जल के विभिन्न रूपों, नदियों, झीलों, हिमानी झरनों आदि से मृदा का क्षरण होता है और इनमें से ये नदियाँ बहते पानी के रूप में भी सर्वाधिक मृदा क्षरण करती हैं। इससे मृदा क्षरण मुख्यतः तलीय क्षरण व अवनालिका क्षरण के रूप में भी होता है और जल द्वारा मृदा की ऊपरी सतह को हटा देने को तलीय या फिर परत क्षरण कहते हैं। जब जल तेजी से बहता हुआ मृदा को कुछ गहराई तक काट देता है तो इसे अवनालिका क्षरण कहते हैं। राजस्थान में मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक चंबल नदी से होता है। फिर दूसरा वायु क्षरण, मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा शुष्क व अर्धशुष्क मैदानों में जहाँ की वायु अबाध रूप से भी चलती है, वायु द्वारा मृदा क्षरण होता है। इसमें वायु द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के बिछा दी जाती है, इसे मरुस्थलीकरण भी कहते हैं। और उसके बाद मृदा अपरदन के कारण है वह तो वनों का ह्रास तथा अंधाधुंध कटाई, फिर वर्षा पूर्व मरुस्थलीय अंधड़ कृषि के अवैज्ञानिक तरीके, ढालू मिट्टी, भूमि में जल की तेज धारा से मृदा अपरदन और चारागाहों पर अंधाधुंध चराई, भेड़ बकरियां द्वारा वनस्पति को अंतिम बिंदु तक चरक कर उसे खोखला बना दिया जाता है और पहाड़ी प्रदेशों में आदिवासियों द्वारा वालरा कृषि। फिर समस्या के कुप्रभाव है भीषण तथा आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप, निरंतर सूखा, भूजल स्तर का गिरना, नदी नहरों का मार्ग अवरोधित होना और कृषि उत्पादन का निरंतर क्षय और वायु अपरदन से बोई गई फसल में अंकुरण नहीं होना। फिर मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं। जंगलों में चारागाहों की वृद्धि करना, चराई पर नियंत्रण रखना, खेतों में मेड़बंदी करना व ढालू भूमि पर कंटूर कृषि को बढ़ावा देना और पट्टीदार खेती को प्रोत्साहित करना, फसलों को हेरफेर करके बोना एवं समय समय पर भी खेतों को पड़ती छोड़ना, नदी के तेज बहाव को रोकने के लिए भी बांधों का निर्माण करना, फिर वृक्षारोपण करना ताकि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोका जा सके तथा नदी के किनारों पर मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। मरुभूमि के अनुकूल वृक्ष जैसे कि खेजड़ी, कीकर, रोहिड़ा, जोजोबा, नीम, बोरड़ी, भोग आदि की खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सिंचाई के साधनों का विकास किया जाना चाहिए और ताकि जलाभाव की समस्या दूर हो सके वह अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जा सके। सूखी खेती, ड्राई फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारा सिंचाई का उपयोग भी किया जाना चाहिए। फिर है ऊर्जा के वैकल्पिक व पुनर्नवीकरणीय स्रोतों का विकास किया जाना चाहिए ताकि कोयले व जलाने की लकड़ी की बचत कर जंगलों को काटने से रोका जा सके। लवणीयता व क्षारीयता की समस्या, पानी के अत्यधिक प्रयोग की वजह से भूमि में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या बढ़ी है जिससे कि भूमि बंजर हो जाती है। मिट्टी की लवणीयता की समस्या कम करने हेतु भी रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। धमासा, ट्रोफोसिया, परपुरिया व सुबबूल, लुसियाना, ल्यूकोसेफेका आदि खरपतवार को मिट्टी में मिलाने से ही ये समस्या कम हो सकती है। और
मिट्टी की क्षारीयता की समस्या दूर करने तो गंवार एवं ढैंचे की इस फसल को काटकर खेत में ही दबा देते हैं अथवा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के में उपजाऊपन को बनाए रखने हेतु भी लाभदायक सूक्ष्म जीवों एवं केंचुओं को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सेम की समस्या नहरी जल के रिसाव व अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर के ऊपर या फिर आ जाने से भूमि का दलदली हो जाना भी सेम की समस्या है। इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर इस सेम की समस्या का निदान दलदली क्षेत्रों में पानी की निकासी हेतु भी डीप ड्रेनेज कैनाल का निर्माण भी प्राकृतिक ढाल को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। फिर है पानी के रिसाव को भी न्यूनतम करने तो नहर की मरम्मत व लाइनिंग का कार्य भी किया जाना चाहिए। सिंचाई की आधुनिकतम तकनीकों बूंद बूंद सिंचाई पद्धति व फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। नहर के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और सेम नाला बनाकर के पानी पुनः नहर में डाला जाना चाहिए और सिंचाई योग्य क्षेत्र में वृद्धि करना